Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture, we discuss about relation with the opposite sex. In which lecture, we will discuss some points like development of friendship, social reformer, sociability. Now, I continue the lecture. The sixth point, इंडीवर फॉर लीडरशिप, जो कि CDP का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, यूपी एडेड जूनियर सेलेक्शन एग्ज़ाम और सुपर टेट में परीक्षाओं में, रीट में, एच टेट में, हरियाणा टेट, हिमाचल टेट, सभी प्रकार के टेट में और जो भी शैक्षिक एग्ज़ाम्स हैं सब में आपको काम आएगा। एमएड के एंट्रेंस में भी काम आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मानव वृद्धि और विकास के अंतर्गत विपरीत लिंग के साथ संबंध में अपना अगला पॉइंट, नेतृत्व के लिए प्रयास, लीवर फॉर लीडरशिप। कुछ किशोर सामाजिक संपर्कों और सामाजिक भागीदारी की उपेक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अन्य समूह का नेतृत्व करने का प्रयास करते हैं। नेतृत्व के लिए प्रयास किशोरों की एक अन्य सामाजिक विशेषता होती है, लेकिन किशोर खेलों में अपने कौशल, उत्तम प्रस्तुति और उत्तम तौर तरीके अच्छा दिखाने के लिए और प्रभावकारी वस्त्र अकादमिक उपलब्धियों के बारे में जागरूकता को विकसित करते हैं और सहगामी क्रियाओं में भाग लेने लगते हैं। ये जान जाइए गाइस कि एजुकेशन में जो मेन सेंट्रलाइज पॉइंट है वो शिक्षक की विशेषताओं के थ्रू शिक्षार्थी के गुणों को निखारना ही है। शिक्षार्थी पर ही केंद्रित है पूरी शिक्षा। पाठ्यक्रम, पाठचर्या, शिक्षक और शिक्षार्थी, इनके बीच की केंद्र की धुरी है यह शिक्षा शास्त्र। इसके अंतर्गत मैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉगी में आपको शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत इन टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ। मेरे टॉपिक का नाम है मानवीय वृद्धि और विकास, जिसमें कि मैं अगला बिंदु आपसे डिस्कस करने जाता हूँ कि बचपन से वयस्क तौर तरीकों की ओर बढ़ता है बालक, शिफ्ट फ्रॉम चाइल्डिश टू एडल्ट पैटर्न, जिसमें कि महत्वपूर्ण विशेषता है कि बचपन से निकलकर वयस्क तौर तरीकों की ओर बढ़ता है। वयस्क क्रियाओं जैसे कि धूम्रपान, मद्यपान, वाहन चालन, मादक पदार्थों का प्रयोग, लैंगिक क्रियाओं में संलग्नता, इस प्रकार का अनुसरण करने की बालक कोशिश करता है। किशोर क्या करता है? इस तरह की चीज़ों करने की कोशिश करता है और वो सोचता है कि इस प्रकार की क्रियाएं वयस्क स्तर को प्रतीक करती हैं, वयस्क स्तरता को दर्शाएंगी। नाउ द इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास। तो किशोरावस्था के दौरान संवेगात्मक विकास कुछ विशेषताओं को निर्धारित करता है। इसमें पहली बहुत ही इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इम्पॉर्टेंट जो विशेषता है वो है इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस। ये जो किशोर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा संवेगी होते हैं, एक गहन संवेगात्मक जीवन में जीते हैं। किशोर गहन रूप से उत्तेजित हो जाते हैं और अन्य समय में वे तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। किसी से घृणा करते हैं तो दृढ़ता से घृणा करते हैं, और अगर प्रेम करने लगते हैं तो अधिक से अधिक प्रेम करते हैं। रॉस के अनुसार ये कहा गया है कि किशोर गहन संवेगात्मक जीवन जीते हैं, जिसमें हम उनके सतत व्यवहारात्मक विचलन में सकारात्मक और नकारात्मक अवस्थाओं की प्रणाली को देखते हैं, जो कि अत्यधिक उत्तेजना और अत्यधिक तनाव के बीच विचलित होती रहती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशंस, संवेगों का जटिलापन। संवेगात्मक विकास उनके सामाजिक वातावरण में उनके द्वारा अर्जित अनुभव के कारण कई बार अत्यधिक जटिल और अनियंत्रित भी बन जाती है। इन संवेगों के पेचीदेपन के कारण किशोर बहुत से संवेगात्मक उतार चढ़ाव और तूफानों का अनुभव करने लगता है, जैसे कि भय, प्रेम, आकर्षण, चिंता, गुस्सा, इनको बढ़ाने की अवधि बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। ये कुछ निश्चित लक्षण है जो किशोरों के लिए संवेगात्मक विचलन के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इनमें जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा नाखून को चबाना, अंगूठे को चूसना, नाक सिकोड़ना, होठ चबाना, चेहरा सिकोड़ना, हाथ से चेहरे को छूना, इस प्रकार के लक्षण बतलाए जा सकते हैं। ठोकर लगाना और पैरों को मोड़ना, ये भी इस लक्षण में शामिल हैं।
और चौथा जो विकासात्मक पहलू हम देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना का विकास। कई से किशोरों में हीन भावना विकसित हो जाती है और उन्हें प्रेम, आकर्षण, देखभाल उपलब्ध नहीं हो पाती है। उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। अगर कोई किशोर हीन भावना से ग्रसित हो जाता है तो इस तरह के वातावरण की तलाश में घर छोड़कर भागने की भी कोशिश कर सकता है। किशोर उचाट हो जाता है, कई बार आत्महत्या करने की भी वो सोच सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दबाव और तनाव की अवधि। शारीरिक और बौद्धिक रूप से वयस्क की तरह पूर्ण रूप से परिपक्वता तो नहीं होती है, लेकिन हमारा समाज और माता पिता उसके वयस्क के समान व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। कई बार किशोरों के साथ वयस्कों की तरह का बर्ताव किया जाने लगता है और जब किशोर वयस्कों के समान व्यवहार नहीं करता है तो उसके साथ बच्चों जैसा बर्ताव भी किया जाता है। किशोर बालक और वयस्क की छवि के बीच पकड़ा जाता है। किशोर के मस्तिष्क में अत्यधिक तनाव और दबाव को उत्पन्न करती है घटनाएं। नाउ सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, काम कुंठाएं। किशोर विपरीत लिंग में रुचि और विपरीत लिंग के सदस्यों के साथ मित्रता के विकास की तीव्र प्रवृत्ति रखने लगता है। उनमें होने वाले शारीरिक और लैंगिक विकासों के कारण भी संवेगात्मक रूप से विचलित होते रहते हैं। इसके परिणाम तक किशोरों के बीच काम कुंठा की भावना भी सामने आने लगती है। नाउ शेयरिंग ऑफ इमोशंस, अपने संवेगों को हिस्सेदारी देने लगता है, शेयर करने लगता है। संवेगात्मक भावनाओं और अनुभवों को दूसरों के साथ बांटने के लिए अपनी क्षमता को विकसित करता है। दूसरे लोगों के बारे में ऐसी धारणा विकसित कर लेते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों की खुशी और प्रसन्नता से आनंद लेना शुरू कर देते हैं। दूसरों का सम्मान करते हैं और चाहते हैं कि उनकी भावनाओं का भी अन्य लोगों के द्वारा सम्मान किया जाना चाहिए। नाउ डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर्स फॉर एडोलसेंस। डे ड्रीमिंग एंड फैंटेसी, दिवा स्वप्न और तृष्णा में रहना। सभी किशोरों को अपनी भावी जीवन के लिए उच्च आशाएं और अपेक्षाएं होती हैं। कुछ किशोर तो ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, उम्मीदों और अपेक्षाओं की संतुष्टि के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करते हैं, और कुछ हैं जो आकांक्षाओं को बहुत कम अनुभव करते हैं, यथार्थवादी दृष्टिकोण का अनुसरण नहीं करते हैं। ऐसे किशोरों में दिवा स्वप्न की आदत विकसित हो जाती है। वे गलत कल्पनाओं और तृष्णा का जीवन जीने लगते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वाइडनिंग ऑफ इमोशनल फीलिंग्स, संवेगात्मक भावना का विस्तृत होना। इनकी संवेगात्मक भावनाओं में अत्यधिक बदलाव आता है और अपने सहपाठियों प्रतिभागी समूह के साथ मित्रता करना ही शुरू कर देते हैं, और एक कदम आगे वो भी दूसरों की भावनाओं की प्रशंसा और सम्मान करना भी प्रारंभ कर देते हैं। बहुत से किशोर किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के साथ संलग्न कर लेते हैं, वो अपनी पसंद का नायक मान लेते हैं और अपनी स्वयं की पहचान किसी सिने नायक अथवा नायिका अथवा शीर्ष राजनीतिज्ञ और अन्य नेताओं के साथ भी मिलाकर कर सकते हैं। इस प्रकार वे स्वयं के जीवन को उनकी जीवन शैली और तौर तरीकों के अनुरूप ढालने की भी कोशिश कर सकते हैं। नाउ द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस, किशोरावस्था के दौरान बौद्धिक विकास। इस प्रकार का विकास है कि व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं के विकास है, जैसे कि बौद्धिक क्षमताओं में बुद्धि होती है, स्मृति, समझ, प्रत्यक्षीकरण, धारणा निर्माण, समस्या निदान, एकाग्रता, कल्पना और सामान्यीकरण इत्यादि भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बौद्धिक विकास के लिए उन सभी बौद्धिक क्षमताओं और योग्यताओं के विकास से है जो कि व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण के अनुसार समायोजन योग्य बना देती है। और किशोरावस्था के दौरान महत्वपूर्ण बौद्धिक विशेषताएं होती हैं जिसको कि हम चर्चा कर सकते हैं बिंदुवार। तो पहला बिंदु है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सार गर्भित चिंतन का विकास करता है। स्पष्ट चिंतनधारा रखने की योग्यता का अचानक विकास हो जाता है और किशोर इंद्रिय ज्ञान की बजाय धारणा और प्रतीक के शब्दों में सोचना शुरू कर देता है, इसकी स्पष्ट शब्दों में समझने और संचालित करने की कोशिश करता है। सेकेंड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी, और किशोरावस्था की आयु के दौरान स्थायी स्मृति का विकास प्रारंभ हो जाता है और अब दीर्घावधि के लिए वस्तुओं को धारण करना ये शुरू कर देता है। किशोर दीर्घावधि स्मृति की शक्ति में वृद्धि हो जाती है और लड़कियों में जड़ स्मृति में वृद्धि हो जाती है, और किशोर लड़कियों में लड़कों की तुलना में रटने की शक्ति ज़्यादा होती है। नाउ द थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पावर, समझने की शक्ति का विकास। किशोर जटिल और कठिन समस्याओं को अधिक हल करना शुरू कर देता है और समझ की गहनता उसके अंदर बहुत तेज़ी से विकसित होती है। इस तरह से किशोर दशाओं में आवश्यक संबंधों को देखने और विश्लेषण करने की भी कोशिश करने लगते हैं। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन एबिलिटी, सामान्यीकरण योग्यताओं का विकास। बाल्यावस्था में सामान्यीकरण योग्यता इंद्रिय बोध पर आधारित उद्देश्यों के संबंध में विद्यमान होती है, लेकिन
एडोलेसेंस स्टेज में, किशोरावस्था में सामान्यीकरण की योग्यता धारणाओं और विचारों के संबंध में विद्यमान होती है। सामान्यीकरण की योग्यता रखने लगता है किशोर। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, समस्या के समाधान करने की योग्यता विकास कर लेता है। जब भी समस्यात्मक दशा में उलझ जाते हैं तो स्वयं समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं। वे इनको हल करने के लिए अन्यों की ओर देखने की उपेक्षा करते हैं और स्वयं की बौद्धिक शक्ति का प्रयोग कर कर इन स्वयं की बौद्धिक शक्ति को ही प्राथमिकता देते हुए समस्याओं से बाहर निकलते हैं। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट, किशोर लड़के लड़कियां की खेल, शारीरिक प्रस्तुति, अध्ययन और सिनेमा के संबंध में सामान्य और विशेष रुचियां भिन्न भिन्न हो सकती हैं, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि गेम्स के थ्रू, जैसे लड़के समूह खेलों जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी में रुचि लेते हैं, लेकिन लड़कियां नृत्य, नाटक और संगीत में रुचि लेती हैं। और इसी प्रकार से दूसरे फैक्टर्स है कि फिजिकल अपीयरेंसेस, लड़के अपनी शारीरिक मांसपेशियों को बनाने के लिए कठोर शारीरिक व्यायाम में रुचि लेते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र और आकर्षक दिखने में रुचि लेती हैं। और लड़के लड़कियां दोनों ही बालों, चेहरे की भाव भंगिमाओं और त्वचा के प्रबंधन में गहरी रुचि का प्रदर्शन भी करने लगते हैं। लेकिन रीडिंग इंटरेस्ट भी बढ़ता है। लड़के वैज्ञानिक, देशभक्ति, साहसिक, हास्य विनोद और खेल साहित्य को पढ़ने में रुचि लेते हैं, जबकि लड़कियां प्रेम, स्नेह, सामाजिक प्रकरण की कहानियाँ को पढ़ने में रुचि लेने लगती हैं। इंटरेस्ट इन मूवीज़, पिक्चर में, सिनेमा में रुचि लेते हैं। लड़के जुर्म, जासूसी के सिनेमा ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं, जबकि लड़कियां प्रेम, हास्य विनोद और सामाजिक प्रकरणों के सिनेमाओं को प्राथमिकता देती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कल्पना और ध्यान की अवधि का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन एंड स्पैन ऑफ अटेंशन। किशोरावस्था के दौरान कल्पना शक्ति तो बढ़ी जाती है, वे अधिकांश दिवा, स्वप्न और तृष्णा में संलिप्त पाए जाते हैं। वे कल्पनाओं में संलिप्त रहते हैं, उनकी कल्पनाओं में नायक, पूजा प्रमुख बन जाती है। वे अपनी पहचान नायकों जैसे कि सिने स्टारों, राजनीतिक और धार्मिक नेताओं, कलाकार और आदर्श शिक्षक के रूप के साथ साथ अपनी बढ़ी हुई कल्पना योग्यता का प्रयोग करते हुए ऐसा करने लगते हैं, जैसे अपने आप को KGF समझने लगेंगे, अपने आप को कोई भी स्टार समझने लगेंगे, अपने आप को नरेंद्र मोदी समझने लगेंगे, या अपने आप को कुमार विश्वास समझने लगेंगे। मतलब कोई भी राजनीतिक, सिने स्टार, धार्मिक नेता, कलाकार या आदर्श शिक्षक के रूप में ही अपने आप को प्रस्तुत करने की वो सोच रखने लगते हैं कल्पना और ध्यान की अवधि के विकास के काल में। इसके बाद जो अगला बिंदु आता है, बुद्धि और शब्दकोश का विकास होता है, इंटेलिजेंस एंड वोकैबुलरी बढ़ती है इनकी। 14 से 15 वर्ष की आयु के बीच किशोरावस्था की अवधि के दौरान ये सब घटनाएं घटती हैं। अब बुद्धि की वृद्धि और किशोरावस्था की अवधि के अंत में ये बंद हो जाती हैं। ज़बरदस्त वृद्धि होती है इनके शब्दकोश में, वोकैब इनका बढ़ जाता है। किशोरों के बीच उनकी स्वयं की गुप्त संकेत और भाषा को विकसित करने की प्रवृत्ति भी होने लगती है। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, अपने से निर्णय लेने की क्षमता का विकास उनके अंदर विकसित हो जाता है। स्वयं के मतों को प्रतिपादित और प्रदर्शित करने का आत्मविश्वास इनके अंदर बढ़ जाता है। सोच में स्वतंत्रता विकसित करके आलोचक और विश्लेषक स्वयं ही आलोचक और स्वयं ही विश्लेषक बन जाते हैं। उन्हें स्वयं के निर्णय के योग्य बनाती है और निर्णय लेने की योग्यता किशोरों के जीवन में सफलतम समायोजन स्थापित करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर एडोलेसेंट्स, रोल ऑफ स्कूल एंड टीचर, और शिक्षक और विद्यालय की भूमिका किस लिए, जबकि किशोरों के लिए परामर्श और मार्गदर्शन की ज़रूरत हो। इसके लिए पहला बिंदु मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, किशोर मनोविज्ञान का उपयुक्त ज्ञान रखना चाहिए। प्रॉपर नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट साइकोलॉजी, किशोरावस्था बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का पुल है। किशोरावस्था क्या है? बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच का पुल है। किशोरों के व्यवहार, उनके व्यक्तित्व के लिए सचेत अध्ययन की आवश्यकता होती है। इनको समझने के लिए किशोर मनोविज्ञान ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। द एडोलेसेंट साइकोलॉजी इज़ वेरी नेसेसरी फॉर टू रिकॉग्नाइज द एडोलेसेंट। दूसरा बिंदु में चर्चा करता हूँ, सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ, यथोचित बुद्धि के लिए उपयुक्त वातावरण। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। अधिक से अधिक वृद्धि प्राप्त करने के लिए माता पिता और शिक्षकों द्वारा घर के साथ साथ विद्यालय में भी उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उन्हें स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, स्वच्छता, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बचाव की भी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वो वृद्धि के लिए उन्हें तंदुरुस्त रखा जा सके और विद्यालय पाठ्यक्रम में शारीरिक व्यायाम और क्रियाओं के लिए
पर्याप्त प्रावधान किए जाने चाहिए और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवानी ही चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्स एजुकेशन। उनको यौन शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। किशोरावस्था की आयु में यौन अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें हम चर्चा कर सकते हैं कि नवीन शारीरिक परिवर्तनों और शारीरिक विकास के संबंध में समायोजन स्थापित करने में सहायता करनी चाहिए। लड़कियों को जानना चाहिए कि मासिक धर्म के समय रक्त प्रवाह कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उन्हें माता बनने के लिए सक्षम करती हैं। इसी तरह से लड़कों में अक्सर सोते हुए वीर्य निकास उनके लिए किसी तरह नुकसानदायक नहीं है और न ही किसी तरह की इस संबंध में उनको चिंता की जानी चाहिए। लड़कों को इस बारे में सब कुछ बताया जाना चाहिए। उनकी यौन उत्सुकता की संतुष्टि की भी आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए माता पिता और शिक्षकों द्वारा यौन स्वास्थ्य और शारीरिकी के संबंध में भी उनको पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इमोशनल एजुकेशन। किशोरावस्था संवेगों की तीव्रता और अस्थिरता और उपपरिपक्वता के लिए जानी जाती है, इसलिए किशोर युवा अत्यधिक जोश विहीन और बेचैन हो जाते हैं। स्वयं को जरा सा उकसाने पर जागृत किया जा सकता है और इनके कारण किशोरों को संवेगात्मक शिक्षा की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उनके संवेदों का उपयुक्त प्रशिक्षण किया जाना चाहिए और उनकी संवेगात्मक ऊर्जा को रचनात्मक उद्देश्यों की ओर मोड़ देना चाहिए। स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द एडोलेसेंट्स, ये जो किशोर हैं इनकी रुचि और विकास किस प्रकार से होती है, इनके बीच उनकी विशेष रुचियां और रुझानों के संबंध में विस्तृत व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। किशोर की विशेष रुचियों और रुझानों को स्थापित करने का विशेष ही ध्यान रखना चाहिए। उनकी रुचियों और रुझानों के अनुसार उन्हें अधिगम अनुभव और सहगामी क्रियाओं में भागीदारी के लिए अवसर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। नाउ द रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, उनको धार्मिक और नैतिक शिक्षा जरूर से ही पढ़ानी चाहिए, जिसके लिए उपयुक्त वातावरण हेतु माता पिता, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और प्रशासकों को परस्पर हाथ मिला लेने चाहिए कि हमें किशोरों को धार्मिक और नैतिक शिक्षा जरूर से उपलब्ध करानी चाहिए। और किशोरों को बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि वोकेशनल एजुकेशन जरूर से देनी चाहिए। उनको व्यावसायिक शिक्षा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। आजकल के युवाओं में हैरान और उद्देश्य विहीन हो जाते हैं क्योंकि वे अपने व्यवसाय के संबंध में अनिश्चित हो जाते हैं। उनको दी जाने वाली शिक्षा उनको रोजगार और व्यवसाय नहीं दे पाती है। इसलिए वर्तमान में किशोरों को रोजगारोन्मुख और व्यवसाय आधारित व्यावहारिक शिक्षा दी जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में सरकार, समाज, माता पिता, शिक्षकों द्वारा भी अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए। नाउ द गाइडेंस सर्विसेज, किशोरों को अपनी समस्याएं होती हैं जिन पर देखभाल पूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है और इनको समाधान करने की भी आवश्यकता है। इसलिए राज्य, समाज और विद्यालय का यह परम कर्तव्य है कि वे छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता को भी उपयुक्त मार्गदर्शक सेवाएं उपलब्ध करवाएं और मार्गदर्शक सेवाएं विद्यालयों के अंदर और बाहर दोनों ही जगह उपयुक्त रूप से संगठित होनी चाहिए। मार्गदर्शक कार्यकर्ता और व्यक्ति अच्छी तरह से प्रशिक्षित होने चाहिए और विद्यालय में किशोरों को भी मार्गदर्शन और परामर्श मतलब कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ज्ञान देना चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रोफेसर भाटिया ने निम्नलिखित सुझाव दिए थे कि शिक्षक किस प्रकार से किशोरों को इस प्रकार के ज्ञान की ओर उन्मुख करेंगे। तो शिक्षकों को किशोरावस्था की अवधि की सामान्य विशेषताओं, इसके दबावों, तनावों, हठ आकांक्षाओं, परिवर्तन और समस्याओं की विस्तृत समझ होनी चाहिए, तभी वो आदमी शिक्षक के पद पर होना चाहिए। उसको किशोर के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उसको स्वयं के उत्तर कार्य और संवेगात्मक स्थिरता के उत्तम उदाहरण निर्धारित करने चाहिए। उसे यौन के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए और किशोरों की ऊर्जा को खेल और क्रियाओं के माध्यम से लाभदायक व्यवस्था की ओर पुनः निर्देशित कर देना चाहिए। उसे संगठन और नियोजन में कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए। उस पर अविवेकी बाधाओं को नहीं थोपना चाहिए। उसे वयस्क मानकों के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए और आत्माभिव्यक्ति को 7 दिन नहीं ठहराना चाहिए। शिक्षक को किशोरों की उपलब्धियों को पहचान और प्रशंसा प्रदान करनी चाहिए और विभिन्न रुझानों के अनुसार किशोरों को पाठ्यक्रम में विविधता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। लड़कियों के लिए संगीत, कला और नृत्य की विशेष प्रावधान होनी चाहिए और अलग अलग रुचियों की पूर्ति के लिए आदतों की संचार प्रणाली को भी उपलब्ध किया जाना चाहिए। शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए और विद्यालय में नैतिक और धार्मिक शिक्षा के साथ सामाजिक सेवा के कुछ कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए। किशोरों को उनके संवेगों पर नियंत्रण में सहायता करनी चाहिए। उनमें देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, नागरिकता, आत्म बलिदान इसी जैसे कुछ आवश्यक
आदर्शों का भी निर्माण किए जाने का शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। कुछ मामले जैसे पाठ्यक्रम, खेल, चयन आदतें, दैनिक कार्यों के चयन, उनकी कुछ स्वतंत्रता देनी चाहिए और उन पर वयस्क मानकों को नहीं थोपना चाहिए। पाठ्यक्रम को व्यवहारिक आधार पर दिया जाना चाहिए। कार्यानुभव और वैज्ञानिक जांच किशोर मनोविज्ञान के स्तंभ माने जाने चाहिए। ये 2 स्तंभ हैं कि कौन से हैं, कार्य का अनुभव और वैज्ञानिक जांच। ये एडोलेसेंट साइकोलॉजी के स्तर माने ही जाने चाहिए। नाउ मैं इसमें अगला लेक्चर अटैच करता हूँ, व्यवहार अध्ययन की पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ स्टडीइंग बिहेवियर। व्यवहार अध्ययन की निम्नलिखित पद्धतियाँ होती हैं, जिसमें हम बता सकते हैं कि पद्धतियों में पहला है ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा है प्रयोगात्मक मेथड जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड कहलाता है, तीसरा है क्लिनिकल जो कि उपचारात्मक पद्धति, और चौथा है ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको कि निरीक्षण पद्धति कहते हैं। तो नाउ हम डिस्कस करेंगे व्यवहार अध्ययन की पद्धतियाँ। निरीक्षण क्या है? ये लैटिन भाषा के शब्द ऑब्जर्वेयर से लिखा गया है, जिसका मतलब होता है नज़र रखना, बाहर की ओर देखना। तो ऑब्जर्वेयर शब्द से लिया गया है इस प्रकार से, और हम कुछ निश्चित वस्तुओं को बाहर देखते हैं, इस लिहाज से निरीक्षण सरल और सामान्य प्रतीत होता है। लेकिन यह निरीक्षण उतना आसान नहीं होता है जितना दिखलाई पड़ रहा है। निरीक्षण के 2 अवयव हैं, 2 अवयव होते हैं इसमें, क्रमशः संवेदी अंग सेंस ऑर्गन और मानसिक प्रक्रियाएं मेंटल प्रोसेस। जब हम इंद्रियों को देखने, सुनने आदि की सहायता से निरीक्षण करते हैं तो इसके साथ साथ हमारा मस्तिष्क भी काम करता है। निरीक्षण में हमारे मस्तिष्क द्वारा इंद्रिय अनुभवों की व्याख्या भी सम्मिलित होती है। निरीक्षण के 2 घटक हैं, 2 कंपोनेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, बहिर्दर्शन एक्सट्रोस्पेक्शन। मानसिक प्रक्रिया बाह्य व्यवहार के माध्यम से स्वयं ही अभिव्यक्त होती है। हम दूसरों के व्यवहारों के निरीक्षण के द्वारा दूसरों की मानसिक प्रक्रिया का अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार से निरीक्षण बहिर्दर्शन निरीक्षण कहलाता है। नाउ द इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन। कई बार व्यक्ति अपने स्वयं के तात्कालिक अनुभवों का स्वयं निरीक्षण कर सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि इसे आत्मनिरीक्षण तथा अंतर्दर्शन भी कहा जाएगा। निरीक्षण के 2 प्रकार हैं, टाइप ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन, असंरचनात्मक और संरचनात्मक निरीक्षण, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। नाउ द सेकंड, प्रतिभागी और गैर प्रतिभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो आज बहुत ध्यान से सुनिए, यूपी टेट, सी टेट और यूपी एडेड जूनियर टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं शिक्षा मनोविज्ञान के थ्रू आपको बता रहा हूँ। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में और सी टेट के सारे भी एग्जाम पेपर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको निरीक्षण के बारे में जरूर प्रश्न मिलेंगे। पहला है असंरचनात्मक और संरचनात्मक निरीक्षण, अनस्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। शुरुआती अवस्था में अधिकतम नम्यता उपलब्ध करवाई जाती है। हमारे निरीक्षण के अंतर्गत तस्वीरों का सही रूप प्राप्त करने में सहायता करता है। इस प्रकार के निरीक्षण को असंरचनात्मक निरीक्षण कहा जाता है। इसमें जैसे ही जांच प्रक्रिया आगे बढ़ती है, जांचकर्ता अपने निरीक्षण को अत्यधिक महत्वपूर्ण और परिस्थितियों के बाधित पक्षों की ओर मोड़ देता है। इस तरह के निरीक्षण को संरचनात्मक निरीक्षण कहा जाता है। नाउ द पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। प्रतिभागी प्रकार के निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता निरीक्षण किए जा रहे विशेष समूह का सदस्य बन जाता है। गैर प्रतिभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता किए जा रहे समूह विशेष का सदस्य नहीं बनता है, जबकि वह समूह से अलग रहता है, लेकिन प्रतिभागी परीक्षण में वो उस समूह का सदस्य बन जाता है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। देयर द फर्स्ट पॉइंट, निरीक्षण उद्देश्य परक होता है। ऑब्जर्वेशन इज ऑब्जेक्टिव। नाउ द सेकंड पॉइंट, निरीक्षण मात्रात्मक होता है। ऑब्जर्वेशन इज क्वालिटेटिव। नाउ थर्ड पॉइंट, निरीक्षण में विशेषता होती है, विशेषज्ञता होती है। एक्सपर्टाइज इन ऑब्जर्वेशन, एक विशेषज्ञ होता है जो अपने कार्य के बारे में स्पष्ट रूप से जानता है। एक विशेषज्ञ तौर पर वह अपने निरीक्षण में गलतियों से बचने के लिए योजना बनाता है और उसे आकार देता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस पद्धति में तथ्यों की विस्मृति से बचने के लिए निरीक्षण किए गए तथ्यों को तुरंत लिखित रूप में दर्ज कर लिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, ऑब्जर्वेशन इज सेमेटिक, सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक। निरीक्षण जल्दबाजी के तरीकों से नहीं किया जाता है, जबकि इसे सावधानी पूर्वक, योजनाबद्ध और कुशलतापूर्वक अमल में लाया जाता है। इसमें असंबंधित और महत्वहीन पक्षों को नहीं लिया जाता है। इसमें व्यवहार के केवल उन विशेष पक्षों का ध्यान दिया जाता है जो संबंधित और महत्वपूर्ण है।
इस अर्थ में निरीक्षण विशेष प्रकार का बन जाता है। नाउ द वेरिफिएबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण की वैधता, विश्वसनीयता और उपयोगिता के क्षेत्र को पूरा करता है। हम निरीक्षण का परिणाम की वैधता विभिन्न जांचकर्ताओं के विभिन्न परिणामों से तुलना करके या तो फिर निरीक्षण प्रक्रिया को दोहराते हुए फिर से कर सकते हैं। निरीक्षण पद्धति में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं? द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन ऑब्जर्वेशन मेथड, द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्लानिंग। पहले से ही योजना बना ली जाती है। निरीक्षण के बिंदु को सावधानी पूर्वक लिख लिया जाता है। विषयों के लिए विशेष परिस्थितियों की सतह उपयुक्त व्यवस्था की जाती है। क्रियाओं को भली भांति परिभाषित किया जाता है और उन पर संपूर्ण ध्यान दिया जाता है। नाउ द सेकंड पॉइंट इज इंस्ट्रक्शंस। निरीक्षणकर्ता को विस्तृत निर्देश दे दिए जाते हैं ताकि अनुकूलता बनी रखी जा सके, जो भी अनुकूलता उस तरह बना रहे और मतों की विभिन्नता समाप्त हो जाए। इस प्रकार से जो थर्ड पॉइंट होगा वो होगा दर्ज करना, यानी रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग। निरीक्षण के तुरंत पश्चात निरीक्षण किए गए तथ्यों को तुरंत सावधानी पूर्वक दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि तथ्यों को दर्ज करने की पद्धति यथासंभव सरल ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे उद्देश्यपरक भी होना चाहिए। नाउ द वेरिएबल्स, चर। एक निरीक्षण में व्यवहार के विभिन्न चरों का समान रूप से निरीक्षण नहीं होता है, जबकि केवल विशेषीकृत और स्पष्ट चरों को ही ध्यान में लिया जाता है। नाउ द टेम्पोरल अरेंजमेंट, सामयिक व्यवस्था। सामयिक व्यवस्था में प्रबंधन किया जाता है, इसलिए निरीक्षण की समयावधि, निरीक्षण अवधि के बीच मध्यांतर और निरीक्षण अवधि की संख्या स्पष्ट और निश्चित शब्दों में बदला दी जाती है। नाउ द एनालिसिस, निरीक्षण प्रक्रिया में तथ्यों का विश्लेषण बारीकी और विस्तार से किया जाता है। नाउ द इंटरप्रिटेशन, जिसको हम व्याख्या बोलते हैं। निरीक्षण की व्याख्या यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, ये व्यक्ति के निरीक्षण के परिणाम की आलोचनात्मक परीक्षण की आवश्यकता होती है। व्याख्या की प्रक्रिया में निरीक्षणकर्ता को निम्नलिखित बतलाना पड़ता है: परिणाम क्या दर्शाते हैं और इन प्राप्त परिणामों का अर्थ क्या है और इनका महत्व क्या हो सकता है, और जांच के अंतर्गत निरीक्षणकर्ता ने व्यवहार के संबंध में क्या बिंदु निकाले। इस तरह से व्याख्याओं की चर्चा कर सकते हैं। नाउ द 8th पॉइंट इज वैधता और सामान्यीकरण, वेरिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक है, तो हम अंत में ये निरीक्षण करते हैं कि परिणामों को विभिन्न निरीक्षणकर्ताओं के परिणामों से तुलना करके और निरीक्षण प्रक्रिया की कई बार पुनरावृत्ति करके उनकी वैधता की जांच भी कर सकते हैं। इसके पश्चात इन परिणामों को सामान्यीकृत कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर में गाइस हम पढ़ेंगे निरीक्षण पद्धति के गुण, मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सी-टेट में, यूपी टेट में, यूपी जूनियर एडेड सिलेक्शन एग्ज़ाम्स में और रीट में, जे-टेट में, बी-टेट में, हरियाणा टेट में, हिमाचल टेट में, किसी भी ऑल ओवर इंडिया टेट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीएड एंट्रेंसेस में, एमएड एंट्रेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएड एंट्रेंसेस में 80% सिलेबस बीएड के ही सिलेबस से लाई करता है और 2 पेपर और उसमें होते हैं लैंग्वेज के, हिंदी और इंग्लिश के। तो गाइस, एमएड एंट्रेंस वाले भी स्टूडेंट्स के लिए मेरे लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यूपी में लगातार टीचरों की परीक्षाएँ आने वाली हैं, जो कि अभी तुरंत सी-टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें मेरे शिक्षा मनोविज्ञान और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के लेक्चर्स बहुत ही सार्थक सिद्ध होंगे। कृपया मेरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मेरा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का चैप्टर आपको कैसा लगता है, ताकि इससे मुझे प्रेरणा मिलेगी और मुझे अपने वीडियोस की कमी पता लगेगी। मैं निरंतर शिक्षा शास्त्र पे आपके लिए लेक्चर्स लाता रहूँगा। तो गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।